अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कराची शहर में होने वाली बड़ी बड़ी वारदातों को इस प्रोग्राम में हिस्सा बनाया जाता है सेगमेंट में। और आज भी हम एक अहम इशू के ऊपर बात करेंगे, एक अहम वाक़े के ऊपर। टिम्बर मार्केट में जिस तरह ताजर को उसकी दुकान के अंदर बैठे हुए निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया, उसके ऊपर पहले कॉल दी गई और उसके बाद मौखर कर दी गई। ताजरों की जानिब से एहतजाज की कॉल को मौखर किया गया, उसके बाद हमने देखा कि नोटिस भी लिए गए और ये रेंजर्स की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि पुरअमन रहें ताजर और परेशान ना हो, हम इस शहर का अमन दोबारा ख़राब नहीं होने देंगे। और इस यकीन दहानी के बाद ही हमने देखा कि ताजरों की जो है वो आम मुलाकातें हुई। उस मुलाकात के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्या क्या गुफ्तगू हुई और साथ साथ क्या क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिर, पहले मुलाकात का भी बताएँ और क्या क्या गुफ्तगू हुई और साथ साथ नोटिस ले लिया गया है, क्या समझते हैं कि फर्दर चीज़ें क्या होंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि फहरिस्तें भी गैंग वॉर की तैयार कर ली गई हैं। शुक्रिया अली साहब। लियारी और उससे मुत्तसिल इलाकों में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज दोपहर में कराची के टिम्बर मार्केट में रेंजर्स का एक सेक्टर कमांडर 3 विंग कमांडर्स के हमरा आया और उसने जो है वो ताजर रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात पे इब्तदाई तौर पर मकतूल ताजर के जो है वो फातिहा खानी की गई है उसकी। उसके बाद जो है फिर तफसीली गुफ्तगू हुई है। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर आसिम अशरफ को ताजिरों ने बताया कि जो कुछ सूरत हाल हालिया दिनों में उनके साथ पैदा हुई है उससे मुतालिक तफसीली आगाह किया गया, जिससे मुतालिक गैंग वॉर किरदारों की जानिब से जो मुसलसल भत्ते की पर्चियां और जो हालिया दिन जो फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ था ताजर रहनुमाओं की जानिब से उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो ब्रिगेडियर आसिम अशरफ ने जो है वो बताया कि डीजी रेंजर्स और आर्मी चीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। आर्मी चीफ ने इस कत्ल का नोटिस लिया है और सिंध रेंजर्स को जो है वो कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम दिए हैं। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर आसिम अशरफ ने ताजरों से मुलाकात में इस बात का भी इजहार किया है कि ताजरों को शहजाद जाफरानी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूरत में जल्द तोहफा भी देंगे, जबकि उन्होंने बताया कि गैंग वार का कला कमा रेंजर्स की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आसिम अशरफ इस बात का इजहार करते हुए गए कि तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस और टेक्निकल बेस बुनियादों पर मुलव्विस मुलजिमान की घेरा तंग किया जा रहा है। उन्होंने ताजिरों से गुफ्तगू में कहा कि आप कारोबार करें, रेंजर सिक्योरिटी फराहम करेगी। जब उनको बताया गया कि गुज़श्ता 3 माह से डिस्ट्रिक्ट सिटी और जिला जनूबी पुलिस से सिक्योरिटी मांगी जा रही थी जो फराहम नहीं की गई है, जिस पर रेंजर्स ने जो डीजी रेंजर्स के फैसले से मुतालिक ताजरों को आगाह किया है कि टिम्बर मार्केट और उसके दाखिली और खारजी रास्तों पर जो मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम होगा वो अब रेंजर्स उसकी जिम्मेदारियां संभालेगी और रेंजर्स इस मार्केट में अब जो है वो तैनात कर दी गई है। गैंग वार किरदारों की जो बारी आई तो बताया गया है कि इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, फहरिस्तें मुरतब हैं। रेंजर्स हुकाम मकतूल ताजिर शहजाद जाफरानी के कातिलों समेत जो दीगर बैरून मुल्क से बैठकर भत्ते का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं उन्हें और उनके कारिंदों जो कराची में मौजूद हैं ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि मुकदमे के हवाले से किस किस का नाम आ रहा है इस गैंग वॉर के अंदर और कौन से ये स्लिपिंग मैं कहूँगा कि वो कौन से किरदार हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो एकदम से फिर मुतारक होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा करीब करीब चीज़ें तो बताएं ना, नाज़रीन तक पहुँचें और मुताल्लिक़ इदारों तक। इसका जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये कत्ल की दफात के तहत शहजाद जाफरानी के साहिबजादे की मुद्दत पर दर्ज हुआ है। इसमें पूरी अहवाल बताई गई है। साथ ही जो आज जो मुलाकात थी उसमें रेंजर्स हुकाम को ताजिरों की जानिब से बताया गया है कि कत्ल के फौरी बाद एक कॉल बैरून मुल्क से मौसूल हुई और आज फिर एक और कॉल मौसूल हुई थी जिस पर जो है वो मकतूल के बेटे को धमकाया गया है और उसे बताया गया है कि अगर मुतालबात भत्ते की सूरत में मुकम्मल ना हुए तो कारोबार नहीं करने दिए जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल और जो जिन नंबरों से टेलीफोन कॉल ताजिरों को वसूल हो रही थी और वो नंबर भी जो है वो सेक्टर कमांडर आसिम अशरफ को फराहम किए गए हैं। इस तमाम सूरत हाल के जायजे के बाद जो डीजी रेंजर्स और सेक्टर कमांडर के दरमियान जो फैसला हुआ था उससे मुतालिक ताजिरों को बताया गया कि अब टोटल जो सिक्योरिटी इंतजाम होंगे दाखिली और खारजी रास्तों के टिम्बर मार्केट के वहाँ रेंजर्स तैनात होगी, क्योंकि ये इंतहाई लियारी से करीब इलाका है। यहाँ से भत्ते की कॉल देना, भत्ता वसूल करना या ताजरों को टारगेट करना ये आसान है, जिस पेश नजर रेंजर्स ने जो है वो यहाँ सिक्योरिटी तैनात करने का ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपकी तरह इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि देखें इसके अंदर जहाँ ये जुमले आ रहे हैं, लफ्ज़ आ रहे हैं भत्ते और पर्ची और एक बार फिर जिस तरह माजी में इस शहर के ताजरों ने बर्दाश्त किया है, बड़ी जानिबी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ा नुकसान भी उठाया है,
تو ایسا ہے کہ کچھ تاجر ابھی بھی دے رہے ہوں اور یہی وجوہات ہوں کہ ان کی جو شے ہے ان کو مل رہی ہو، کیونکہ اگر ہم 4 سے لے رہے ہیں تو وہ 5واں بھی دے گا، اور جب 5واں نہیں دیتا تو اس کے بعد کی کارروائی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس وقت بھتہ اٹھ رہا ہے اس طرح؟ علی صاحب، وسیع اللہ لاکھو، استاد تاجو، زاہد لاڈلا، فیصل پٹھان، آغا ذکری سمیت جتنے یہ کردار ہیں، ایاز ظہری اور دیگر جو ہیں، ان کے کارندے مکمل طور پر جو بھتہ کلیکشن نیٹ ورک ہے اسے منظم انداز میں چلا رہے ہیں۔ لیاری میں تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، برگر اور فاسٹ فوڈ سے لے کر دودھ اور یہ سپلائی دیا جا کرنے رہا ہے والی تاجروں کی جانب سے، اور تاجر خوف کے مارے دے رہے ہیں؟ علی صاحب، اگر نہیں دیں گے تو آپ لیاری میں اپنی پروڈکٹ سپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر تعمیر عمارتوں کے جتنے مالکان، ٹھیکیدار ہیں، بڑے خریدار ہیں، وہ تمام کے تمام آج بھی اس حساب تلے ہیں، اور لیاری میں جو ایک منظم بھتے کا نیٹ ورک ہے وہ بہت منظم انداز میں بیرون ملک سے بیٹھ کر یہ چلا رکھے ہیں۔ ان کے اچھا مراکز طاہر دبئی، عباسی، دیکھیں ساؤتھ ایک افریقہ بہت اور ایران ہیں۔ امپورٹنٹ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے تاجر مجبور ہو رہا ہے، خوف کا شکار ہے اور وہ دینے پر مجبور ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ یہ کام گینگ وار کس طرح کر رہا ہے اس علاقوں میں، اور بالخصوص تاجروں کو جو جس طرح یہ پریشان علی کیا جا صاحب، رہا ہے، خوف کا شکار، یہ کام جو کس حال طرح ہی کرتا میں ہے؟ جو حال ہی میں آٹا چکی اور تیل کے بڑے ویپاری کو جو بھتے کی پرچیاں آئی ہیں، ساتھ میں ویپن کے بلیٹس بھی آئے ہیں۔ ایک یہ طریقہ واردات ہے۔ دوسرا طریقہ واردات بیرون ملک سے واٹس ایپ کے ذریعے پرچی آتی ہے، ٹیلی فون کال پر گینگ کا سرغنہ دھمکاتا ہے، اس کے بعد کارندوں کا نمبر فراہم کرتا ہے اور پھر کارندے کلیکشن کرتے ہیں، بھتہ نہ دینے کی صورت میں ٹارگٹ کرتے ہیں، اچھا ٹارگٹ طاہر، بتا ایک کے دیے سیکنڈ، ہم جاتے ہیں۔ ناظرین اور متعلقہ اداروں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیٹ ورک کام کس طرح کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک سیگمنٹ ہے گینگ وار کا جو صرف کالنگ کرتا ہے اور رابطہ کرتا ہے، ایک جس کو کلنگ کی آرڈر دیے جاتے ہیں، اور ایک کلیکشن کرتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں۔ علی صاحب، لیاری میں علاقے بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ علاقے زاہد کا بھائی چلا رکھا ہے، کچھ لاڈلا گروپ چلاتا ہے، عزیر بلوچ گروپ کے کچھ لوگ ہیں جو جیلوں سے حال ہی میں آئے گئے ہیں، وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اسی طرح وسیع کے علاقے ہیں جو کچی آبادیاں جو ہے میمن سوسائٹیز ہیں وہ کور کرتے ہیں۔ یہ جو لیاری اولڈ سٹی ایریا کے علاقے ہیں، خاردر ٹائپ کے، یہ وسیع کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ ٹمبر مارکیٹ میں آج وسیع نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو یہ اس طرح کا نیٹ ورک ہے۔ سولجر بازار میں جمیل چھانگا ہے، کاشف ڈاڈا ہے، علی ڈاڈا ہے۔ ساتھ ہی آپ سبزی منڈی آ جائیں تو ایاز ظہری اور دیگر جو لوگ ہیں، یہ گینگ وار کردار ہیں، یہ اپنا نیٹ ورک ہے۔ یہ پوری جو ایک ندی کی لائن چلی آ رہی ہے، سولجر بازار، سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی اور اب پھر طاہر لیاری، عباسی، اگر ہم ایک مکمل یہ نیٹ طاہر ورک عباسی کنٹرول میں ہے۔ اچھا طاہر عباسی، اگر ہم ایک اندازے کے حساب سے ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کراچی چھوڑ دیجئے پورا، صرف ان لوکیشن کے قریب جو تاجر تجارت کر رہا ہے، وہ کتنا ٹیکس کے علاوہ جو سرکار لیتی ہے، اس کے بعد یہ جو بھتے کی صورت میں دینے پر مجبور ہو رہا ہے، اس کی اگر ہم فیگر لگا سکیں اندازہ، تو کتنی بنے گی اندازاً ماہانہ؟ علی صاحب، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سی ٹی ڈی اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے جو ایک ریڈ بک اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو فہرست تیار کی تھی گینگ وار کرداروں سے متعلق، ان کی تعداد تقریباً 32 سے زائد ہے۔ یہ تمام کے تمام شدت زدہ ہیں جو بیرون ملک میں ہیں، وہاں سے بیٹھ کے یہ اپنا نیٹ ورک آپریٹ کرتے ہیں۔ علاقے بٹے ہوئے ہیں، جو کلیکشن کی صورت میں یہ 10 لاکھ، 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے مانگتے ہیں، لاکھ، 1.5 لاکھ اور 3 لاکھ تک کی رقم وصول کرتے ہیں۔ زیر تعمیر عمارتوں کے مالکان سے بھاری رقم وصول ہوتی ہے، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے سابق ایس ایس پی ایس آئی یو جنید شیخ باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں کہ رواں برس 130 سے زائد ایکسٹوریشن کے مقدمات ہوئے ہیں۔ لیاری پولیس اس دورانیے میں جو گزشتہ برس ہے، اس میں کئی گینگ وار کرداروں کو بھتہ لینے اور وصول کرنے سمیت تاجروں اور دکانداروں اور بلڈروں پر فائرنگ اور گرنیڈ حملوں کی صورت میں گرفتار کر چکی ہے۔ لیاری میں صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے پولیس جس کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہاں اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ نیپیر پولیس نے 2 روز میں کیا ہے، کل کا دن اور آج کا دن، پولیس اب بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، نہ کہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ پورا جو مکمل شاخسانہ ہے یہ بھتے کا شاخسانہ ہے، تاکہ اس پر دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حکمت عملی بنا کر کارروائی کر سکیں۔ پولیس اب بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ پولیس اس کو ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دے رہی ہے، حالانکہ اہل خانہ اور تاجروں کی جانب سے باضابطہ طور پر رینجرز کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ وسیع اللہ لاکھ کو تھریٹ کر رہا ہے اور وہ بھتہ مانگ رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم کامنٹ کریں گے، فرمائیے گا طاہر عباسی، کیونکہ جس طرح یہ نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا گیا ہے، تو یہ نئے لوگ ہیں جو اس کو نیٹ ورک کو دوبارہ سے فعال کر رہے ہیں، نئے چہروں کے ساتھ ہیں، یا وہی پرانے لوگ نئی ٹیم کو انگیج کر کے یہ کام کر رہے ہیں؟
अली साहब, बलूचिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी जो देली तंजीमें हैं उसके लिए काम करते हैं। इनका जो टोटल नेटवर्क है, ये बैरून मुल्क में बैठे हुए ये जो 32 से ज्यादा किरदार हैं, इनसे मिलता है। ये जुड़ने के बाद लियारी आते हैं, कार्रवाई करते हैं, कलेक्शन करते हैं, चले जाते हैं। जो जेलों में पकड़े गए लोग थे गैंगवार के, वो जमानतों पर आने के बाद फिर यही काम करते हैं। ये फिर पकड़े जाते हैं, फिर यही काम करते हैं। कुछ फरार हो जाते हैं, कुछ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ जाते हैं। तसलसल वही चला आ रहा है, सूरत हाल वही है। कुछ चेहरे मारे जा चुके हैं, कुछ जेल में हैं, जो नए आ रहे हैं। कुछ का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, कुछ का ताल्लुक लियारी से है, कुछ का सोल्जर बाजार की छांगा लैन से है, कुछ का सब्जी मंडी से है। ये पूरा एक नेटवर्क है जो घूमकर एक मरतबा फिर मुनज्जम होता है, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं, ये फिर भ्रष्ट होता है, ये फिर मुनज्जम हो जाता है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें बहुत अहम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन देखें, बात यह है कि हमारा कतई मकसद नहीं है ये कि हम चीज़ों को हिट करें या किसी इदारे को लाइमलाइट के ऊपर ला के उसके ऊपर बात करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शहर का ताजिर परेशान है, उसकी सुनने वाला उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं और वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि लाहौर में इस तरह बेदर्दी से सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर कत्ल नहीं किया जाता। मकसद ये है कि चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। जो मुताल्लिका इदारे हैं जो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उन तक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो चीज़ें सामने जाएँ, ताकि ये देखा जा सके नाजरीन कि कहाँ गलती हो रही है, किससे गलती हो रही है, किसको हटाना है, किसको लगाना है, कौन सी टीम को जो है वो इंगेज करना है। मैं जिस तरह अपने रिपोर्टर से चीज़ें मालूम करके, एक्सपर्ट मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ताहिर अब्बासी का बड़ा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, बिलखुसूस इन पॉकेट्स, इन एरियाज़ के अंदर। मेरे साथ इस वक्त ताजर रहनुमा शर्जील गुपलानी ने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सर, मुतमईन हैं अभी आप शर्जील साहब? एक अहम मुलाकात हुई है, नोटिस भी ले लिया गया है। देखिए बस हमें जो उम्मीद है पाक फौज से, वो हमेशा उसी मेयार पे पूरा उतरी है। आज एक छोटे ताजिर के ऊपर इतना बड़ा इनिशिएट लेना, और आर्मी चीफ का और जिस तरीके डीजी रेंजर आज अपनी टीम भेजी है टिम्बर मार्केट में, हम हद से ज़्यादा मुतमईन है। और हमें उम्मीद है कि पाक फौज को अल्लाह ताला ने जिस इज्जत और मकाम दिया है, वो कराची में जो ताजिरों के साथ ज्यादती हो रही है, इंशाल्लाह इसका अजाला करेंगे वो लोग। शर्जील साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये जो ताजर है वो कितने मुतासिर होते हैं इन चीज़ों से। एक खौफ फैलता है ना यकीनी तौर पे कि एक ताजर है, उसको इस तरह दिन दिहाड़े कोई मार के चला जाए तो दीगर काम करने वालों को बहुत खामोशी से एक मैसेज पहुंच जाता है। हमारे इदारे यकीनी तौर पर बेहतर अंदाज में आप लोगों को दिलासा भी दे रहे हैं, यकीन भी दिला रहे हैं और काम भी करता दिखाई देंगे, मगर कहीं ना कहीं गलती की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो जाती है उन पॉकेट्स की, उन लोगों की, उन दुश्मन लोगों की जो कि नहीं चाहते कि कराची की बिलखुसूस सूरत हाल बेहतर रहे। आप ये क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है ताजरों की जो इस वक्त विक्टिमाइज हो रही है, मुतासिर हो रही है, बिलखुसूस लियारी के एतराफ़ की अगर हम बात करें? देखिए, लियारी बहुत ज़्यादा जो है बदअमनी का हमेशा शिकार रहा है, और उससे जो मुल्का जो मार्केटें हैं वो उसमें इसी वजह से जो है हमेशा डिस्टर्ब रही हैं। चाहे आप शेरशाह का वाक़या देख लें, इससे पहले भी और मार्केटों में भी जो हादसा और जो मामला हुए हैं, उसमें जो है लियारी को ही हमेशा बदअमनी का घर बनाने की कोशिश की जाती रही है, जबकि लियारी के जो रहने वाले लोग हैं बहुत पुरअमन और शरीफुल नफ्स लोग हैं। लेकिन जो बाहर से अनासिर आके इस जगह को इस्तेमाल करते हैं या ये रूट इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनका कल्ला कमा करना ज़रूरी है। और जिस तरीके से इनिशिएट आज पाक फौज ने उठाया है, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बॉर्डरों पर और हर जगह पाक फौज को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हर जगह पाक फौज को अल्लाह ताला ने इज्जत नवाजा है, इंशाअल्लाह आवाम के इस मसले को भी वो पाक फौज हल करेगी। शर्जील साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताइएगा। हमने सुना है कि अब गाड़ियां लग गई हैं, क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं आपको? थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट करें। देखें, अभी तक तो कोई ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन कल सुबह से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके रेंजर्स कल से ऑपरेशन शुरू कर रही है तो कुछ बेहतरीन हालात हो जाएंगे। क्या बातचीत हुई, थोड़ा तफसीली बताएं, क्योंकि ताजर सुनना चाहते हैं, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जो बातें आपके साथ हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं, कितना दिलासा आएगा, कितना खौफ ख़त्म होगा इन ताजरों का, किस लेवल पर आप लोगों की मोटिवेशंस हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके मुंह से कि ताकि आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, ताजर हैं, वो सुने ना कि उनके लिए क्या काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो रेंजर्स ने एक चीज़ पे हमें बिल्कुल इंश्योर कराया कि हमने कराची का अमन कायम किया है, इसको हम किसी हालत में भी खराब नहीं होने देंगे, ना अपनी मेहनत को ज़ाया होने देंगे। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने इस चीज़ को भी एडमिट किया कि कराची के ताजिरों की और आवाम की हर तरीके की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हम इसमें किसी किस्म की कोताही ना बरतेंगे ना बच करेंगे।
साथ साथ सेक्टर कमांडर ने हमें भी एक चीज की एश्योरेंस हमसे मांगी कि कोई इस किस्म का कोई भी मामला होता है या कोई आपको बत्ते की पर्ची आती है या कोई धमकी आती है तो गुजारा आप लोग रेंजर्स को फौरी तौर पर बताएं या हमें डायरेक्ट बताएं या अपने ताजे रहनुमाओं को बताएं ताकि हम तक वो मैसेज पहुंच जाए। फिर हमारा काम है, हम आवाम को फ्रंट लाइन पे नहीं लाएंगे, फ्रंट लाइन पे आपकी पाक फौजी हमेशा रहेगी, पाकिस्तान रेंजर्स रहेगी, पुलिस रहेगी जो आपके जो है मामला को सब कुछ देखेगी। इन्होंने बिल्कुल इस चीज की हमें हर तरीके से यकीन दहानी कराई और उन्होंने हमें 2013 से 2016 में डिलीवर भी किया है। शर्जील साहब हम आपको साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंटिफिक तरीके से भी इसके जो महलकात हैं उनको भी हम देख रहे हैं। इंटेलिजेंस के जितने विंग्स हैं वो हमारे काम कर रहे हैं और इसमें जो बैरूनी ममालिक से जो सिम इस्तेमाल हो रही हैं उसके लिए जो गैजेट्स की जरूरत है वो हर चीज हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान अवाम और ताजिर बेफिक्र रहे, हमारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है और हम इस मसले को इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिजल्ट देंगे। बहुत ज़बरदस्त के रेंजर्स की जानिब से आप लोगों को ये यकीन दहानी भी दिलाई गई है और साथ साथ आप लोग की मोटिवेशन इस वक्त आई है अपने मकतूल ताजिर का आप लोग भी यकीनी तौर पे बदला और कानून के मुताबिक जो चाराजोई है वो चाहते होंगे। थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं क्योंकि एक डिबेट का ये हिस्सा बन चुका है क्योंकि देखिए ना उस जगह पर माजी में भी आप लोगों के साथ आप ताजरों को बड़ा ब्लैकमेल किया जाता रहा है, भत्ते की सूरत में एक बहुत बड़ा चंक उठाया जाता था ज़बरदस्ती और लोगों की जानें जो हैं वो ली गई हैं। हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि देखें इतलात भी आ रही हैं हम तक, कुछ दिनों पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को भी कत्ल किया गया गोली मार के, फिर ग्रेनेड का भी एक हमला एतराफ़ के इलाकों में हुआ, फिर साथ में आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग कोई ज़ाती दुश्मनी का मामला है। आप दबंग अंदाज में अपने ताजरों का मुकदमा लड़ते दिखाई देते हैं हमें, हम चाहते हैं कि थोड़े हकाइक कुछ जितनी आप बता सकते हैं वो ज़रा बताएं कि कहाँ मामला है क्योंकि पुलिस डिनाई करती दिखाई दे रही है। पुलिस कहती है कि जी ये ज़ाती दुश्मनी का कोई शाखसा ना हो, मगर कहीं और से बहुत कुछ इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। तो क्या हकाइक हैं जो आप तक ताजरों को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए ये वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इसमें कोई किसी और किस्म का कोई अंतर शामिल नहीं है। और जहाँ तक बात भत्ते की है तो हमारी इत्तलात के मुताबिक आज से पहले भत्ते की बात हमारे सामने नहीं आई थी, ना जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने आई थी, ना ही हमारे शहीद मरूम शहजाद जाफरानी ने किसी किस्म का कोई जिक्र किया था, ना उनकी फैमिली को पता था, ना हमें पता था, ना इदारों को पता था। लेकिन वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने आज इस बात को एडमिट किया है कि उनका इरादा डराने का था लेकिन उनके लेवल पे मिसफायर हुआ और ये गलती से गोली लगी है। ये आज अपने मैसेज में आज उन्होंने वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने इस चीज को एडमिट किया है। अब बात ये शर्जील साहब कि जब इस तरह के मामलात आते हैं तो ताजिर बहुत सारे यकीनी तौर पे खौफ का, चूँकि वो ताजिर तो तिजारत करना चाहता है, वो कहता है मुझे सुकून से काम करने दो ना, मैं अपने घर और दीगर जगहों के रोज़ी कमाने दो। मगर जब इस तरह की कॉल्स आती है आपको लगता है कि कोई जाके कंप्लेन भी कराएगा कौन जब सूरत हाल इस तरह की बनेगी? देखें एक बात तो आप ध्यान में रखें कि जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में, इसमें तो किसी का अमल दखल हो नहीं। तो इसी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल बोले शर्जील साहब। जिस शहर में यहाँ हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इस तरीके के लोग जो है हमें हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के साथ हमारी हर चीज वाबस्ता है, इस शहर के साथ हमारी जान माल तन धन हर चीज वाबस्ता है। हमें थोड़ी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। इस मुल्क का अमन, इस शहर का अमन वो लोग जो है बिगाड़ना चाहते हैं जो इस मुल्क के दुश्मन है, जो इस शहर के दुश्मन है, जो इस अवाम के दुश्मन है। तो थोड़ी बहुत हमें अवाम को अपनी हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से देखें ये जो मर्डर हुआ है, ये जो शहादत। शर्जील गुपलानी साहब ताजर रहनुमा थे, लीड करते हैं मुकामी ताजरों को। वो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे नाज़रीन और हमें बता रहे थे कि देखें क्या मामलात जो है वो चल रहे हैं और जो जिम्मेदारी है वो भी कबूल कर ली गई है, यकीन दहानी करवाई गई जिस तरह रेंजर्स की जानिब से, दीगर का नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। तो ताजर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और ये इत्मीनान ही है जो मईशत को बेहतर बना सकता है, कौमी ख़जाने में पैसा ला सकता है, जिसके ऊपर आला सतह पर भी काम हो रहा है और निचली सतह पर भी कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर काम हो। और तमाम लोग इस वक्त वन एजेंडा पे हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। और अगर बात ये आएगी कि अगर ताजरों को ही मसला होगा तो हमारी स्टेट और जो शहर है और दीगर टैक्सेस और दीगर मामलात है वो कहाँ जाएंगे। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।